हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग वर्ण विचार, जो कि हिंदी व्याकरण का पोर्शन है बच्चों, इसको पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो वर्ण विचार में सबसे पहले बात जो बच्चों आती है वो यही है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है जिसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसकी छोटी सी छोटी ध्वनि जो होगी वही वर्ण कहलाएगी। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। आइए बच्चों इसको और अधिक सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक शब्द वर्ण से मिलकर बनता है। प्रत्येक शब्द बच्चों, जो भी शब्द हम लोग बोलते हैं वह वर्ण से मिलकर बनता है। उदाहरण अगर देखें तो सुमन पढ़ती है, इसमें बच्चों कुल 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला सुमन, दूसरा पढ़ती, तीसरा है। इन शब्दों के भी खंड किए जा सकते हैं, अर्थात जैसे सुमन पढ़ती है 3 शब्दों से मिलकर बनना है बच्चों सुमन धन पढ़ती धन है। तो इसको तो हमने टुकड़े कर दिए शब्दों के, लेकिन इन शब्दों को भी हम और ज्यादा छोटा कर सकते हैं। कैसे? स स में धन हलंत, सुमन है बच्चों, सुमन शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। स में हलंत धन उ, धन म में हलंत धन अ, न में हलंत धन अ। ये हो गया बच्चों सुमन। ठीक उसी प्रकार पढ़ती को भी करेंगे। पढ़ती शब्द का भी वर्ण विच्छेद करेंगे। प में हलंत धन अ, धन द में हलंत धन अ, धन त में हलंत धन ई, अर्थात पढ़ती। और है को भी बच्चों हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। है का तो ह धन ए बराबर है। उपयुक्त खंडों के और खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात हमने एक वाक्य लिया सुमन पढ़ती है, उसमें 3 शब्द हैं, तीनों शब्दों का बच्चों हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। और अब इन वर्णों का विच्छेद करने के बाद अब ये जो हमें वर्ण प्राप्त हुए हैं, एक ध्वनि प्राप्त हुई है, हम इसको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। यही सबसे छोटा ध्वनि है, यही सबसे छोटी वर्ण की इकाई है, इसलिए यही वर्ण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात बच्चों जैसे एक माला क्रम से मोतियों में पिरोई होती है तभी वह माला कहलाएगी, उसी प्रकार जब हिंदी के सभी वर्ण व्यवस्थित क्रम से होंगे तो वह वर्णमाला कहलाएंगे। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को बच्चों वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर, तो आइए स्वर के बारे में जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य ध्वनियों या वर्णों की सहायता न लेनी पड़े स्वर कहलाते हैं। अर्थात बच्चों हम कोई भी वर्ण जब उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ रही है तो वे ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। स्वरों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के मुख से वायु बाहर निकलती है। 2 बातें हमने जान ली बच्चों स्वर के बारे में कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी और वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े वे स्वर होते हैं। और दूसरा स्वरों को पहचानने का क्या तरीका है बच्चों कि स्वरों को बोलते समय या स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु बाहर निकलती है उसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं होती। हिंदी वर्णमाला में बच्चों कुल 11 स्वर होते हैं। आइए जान लेते हैं वो 11 स्वर कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ई, आए, ओ, औ। बच्चों ये 11 स्वर हैं। आप कहेंगे इसमें अंग और अह कहाँ गया? तो बच्चों अंग और अह स्वर नहीं होते हैं और ना ही वो व्यंजन ही होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? वो होते हैं अयोगवाह। तो बच्चों हमारे स्वर यही हैं।
अ आ ई उ री से ऋषि ए ऐ ओ औ। तो आइए बच्चों अब स्वरों के भेदों पर भी एक नजर डाल दें। स्वरों के भेद, स्वरों का उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर बच्चों समय को तीन भागों में स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है बच्चों स्वरों के उच्चारण के आधार पर हमने स्वर को तीन भागों में विभाजित कर दिया है। इसके तीन भेद कौन से बच्चों? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो आइए इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ लें। ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व मतलब होता है बच्चों छोटा। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है बच्चों उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्र काल का समय लगे, इसके बारे में हमने दो चीजें जान ली बच्चों। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और दूसरा पॉइंट जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्र काल का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। संख्या में 4 हैं, अर्थात बच्चों जो स्वर हैं उसमें जो छोटी मात्रा वाले वर्ण होंगे वही ह्रस्व स्वर होंगे। अ ई उ री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। तो आइए अब दीर्घ स्वर पर नजर डाल लेते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात बच्चों ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में, ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय बच्चों दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। अभी हमने क्या बात कही थी कि स्वरों की संख्या 11 है, और अगर ह्रस्व स्वर में 4 चले गए तो 11 में से 4 चले गए तो बाकी कितना बचा बच्चों? 7। तो वो जो 7 बड़ी मात्राओं वाले शब्द बच गए हैं वही हमारा दीर्घ स्वर होता है, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही क्या है? बड़ा। तो आइए जान लेते हैं दीर्घ स्वर में वो 7 स्वर कौन से हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। बच्चों ये 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है बच्चों प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा हम पढ़ रहे हैं प्लुत स्वर। तो आइए प्लुत स्वर को भी जान लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। अर्थात बच्चों ह्रस्व स्वर का दुगना दीर्घ स्वर में लेगा और दीर्घ स्वर का 3 गुना प्लुत स्वर लेगा। प्लुत स्वर लिखते समय बच्चों हम ये ओम जैसा सिंबल बना देते हैं, ओम जैसा निशान बना देते हैं। जैसे अगर हम किसी को दूर से बुला रहे ओम राम, तो उसके बीच में हम ये, जिसको हम कह सकते हैं कि 3 जैसा लिखकर उसकी एक छोटी सी लाइन खींच देना, इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं बच्चों किसके लिए? प्लुत स्वर के लिए। उम्मीद कर रही हूँ बच्चों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला पॉइंट है बच्चों अयोगवाह। अब जैसा हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि अंग अह ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये क्या होते हैं? अयोगवाह। तो बच्चों अब हम उसी के बारे में समझेंगे। हिंदी वर्णमाला में 3 अन्य वर्ण भी प्रयुक्त होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं बच्चों और ना ही व्यंजन होते हैं, और जो ना स्वर होगा ना व्यंजन होगा वही क्या कहलाएगा बच्चों? अयोगवाह। ये वर्ण निम्नलिखित हैं, अर्थात 3 प्रकार के अयोगवाह हैं बच्चों हिंदी में। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। क्या है बच्चों 3 प्रकार के अयोगवाह हिंदी में? अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। तो आइए एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अनुस्वार, अब समझते हैं बच्चों अनुस्वार किसे कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों जब हम किसी शब्द का, किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और हवा कहाँ से निकल रही है? हमारे नाक से, तो वह अनुस्वार कहलाएगा। इसका अगला पॉइंट है बच्चा
इसको लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। अर्थात कोई भी वर्ण, हम कोई भी शब्द जब लिखते हैं तो शिरोरेखा जो खींचते हैं उसके ऊपर बेटा बिंदु से दर्शाया जाता है। किसको? अनुस्वार को। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं बेटा, उदाहरण के रूप में देखते हैं बच्चों, चंपक, तो च के ऊपर बिंदी है तो क्या है? अनुस्वार। नंदन, गंगा, पंगा आदि, जहां पर बेटा शिरोरेखा के ऊपर बिंदु हो तो वो क्या कहलाएंगे? अनुस्वार। दूसरा पॉइंट है बच्चों, अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख, अभी तक तो अनुस्वार में क्या था? हवा नाक से बाहर निकल रही थी, परंतु अनुनासिक में क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। बच्चों, इनको लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार में केवल बिंदु और अनुनासिक में चंद्र बिंदु। उदाहरण देख लीजिए बच्चों कैसे, जैसे चांद, मुंह, तो चा के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु, म के ऊपर क्या है बच्चों? चंद्र बिंदु। तो जहां चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा वो कौन सा चिन्ह होगा बेटा? अनुनासिक का। अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग को बच्चा हम ह के रूप में पढ़ते हैं और इसे दो बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ऊपर नीचे जहाँ दो बिंदु हुई तो हम जान जाएंगे किसका चिन्ह है? विसर्ग का। तो आइए इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। अतः, जैसे बच्चों मैंने कहा कि ह का उच्चारण होगा, विसर्ग दो बिंदु को ह पढ़ा जाएगा। अतः, प्रातः, अंततः, प्रायः, ये है। तो आइए बच्चों, अब स्वर को पढ़ लिया हमने, व्यंजन पर एक नजर डालते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य ध्वनियों या वर्णों की सहायता लेनी पड़े बच्चों, वे स्वर कहलाते हैं। मतलब जिन वर्णों का हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, हमें किसी और वर्ण की भी हेल्प चाहिए होगी, मदद चाहिए होगी, सहायता चाहिए होगी बच्चों, वही क्या कहलाएंगे? व्यंजन। और स्वरों का हमने क्या पढ़ा था? स्वर में हमने पढ़ा था कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े। स्वरों में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता बच्चों नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। उच्चारण के आधार पर बच्चों व्यंजन को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है बच्चों। आइए देख लेते हैं कौन से हैं वो भेद। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के आधार पर बच्चों को व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो आइए अब इनके बारे में भी विस्तार से पढ़ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, वे वर्ण जिनके बोलने में प्राण वायु किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात बच्चों जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण के समय जो हमारी जिह्वा होती है, जो हमारी मुख में जो जबान है, जो जीभ है, वो हमारे मुंह के भीतर किसी न किसी भाग को टच करेगी, स्पर्श करेगी, और इसी कारण इसका नाम स्पर्श व्यंजन दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में बच्चों कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं, क से लेकर म तक। अगर मैं उच्चारण करूं तो क ख ग घ अंगा च छ ज इ ट ठ ड ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये 5 वर्ग में 25 वर्ण होते हैं बच्चों, जो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारी जिह्वा, हमारी जीभ हमारे मुख के भीतर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, टच करती है। व्यंजन के अंतर्गत बच्चों दूसरा पॉइंट है अंतःस्थ व्यंजन। आइए अब जान लेते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कहने का अर्थ है बच्चों कि जिन वर्णों का हम उच्चारण कर रहे हैं, हमारे मुख में जो जिह्वा है, जो जीभ है,
वो किसी भी हिस्से को, हमारे मुख के अंदर किसी भी हिस्से को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं कर रही है, तो उन्हीं व्यंजनों को उन्हीं वर्णों को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। बच्चों इस संख्या में 4 है, आइए इनका भी उच्चारण कर लें। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन का तीसरा भेद है बच्चों, क्षमा कीजिए, व्यंजन का तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से वायु तेज गति से रगड़ खाने के कारण गर्म होकर बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्मा, गर्मी निकलती है, वे वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी बच्चों 4 है, आइए इनका भी उच्चारण कर लें। श, स, स, ह। ये 4 तीनों प्रकार के स और ह बच्चों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है बच्चों संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। जैसा कि बच्चों इसके नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। संयुक्त का क्या अर्थ होता है बच्चों? जुड़ा हुआ। जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात बच्चों, जब दो व्यंजन आपस में मिल रहे हो और वो कैसे हो? स्वर रहित, अर्थात उसमें हलंत लगा हो, अ उसमें न जुड़ा हो। जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलेंगे तो वे क्या बनाएंगे? संयुक्त व्यंजन। ये संख्या में क्या है बच्चों? 4 हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में? श, त्र, ज्ञ और श्र। अगला पॉइंट है बच्चों द्वित्व व्यंजन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, द्वित का अर्थात दो व्यंजन। आइए इसको भी समझते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अर्थात बच्चों कि दो एक ही प्रकार के व्यंजन होंगे, पर एक व्यंजन कैसा होगा? आधा। एक व्यंजन कैसा होगा? आधा स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। जब वो आपस में मिलेंगे तो बनेगा हमारा द्वित्व व्यंजन। उदाहरण देखिए, जैसे कच्चा, बच्चा, मिट्टी, दिल्ली, धम, पत्ता, धक्का आदि। समझिए बच्चों, जैसे क हमने पूरा लिख दिया लेकिन आधा च फिर पुनः च, तो ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन। मिट्टी आधा ट और फिर पूरा ट, तो ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन। आधा ला और पूरा ला। तो इसी प्रकार जब कोई समान वर्ण, एक आधा हो एक पूरा हो, आपस में मिल रहे हो तो द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। अगला पॉइंट है बच्चों संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का, जैसा कि बच्चों इसके भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त अर्थात जुड़कर, मिलकर। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है। क्या बच्चों? जब एक स्वर रहित अर्थात स्वर के बिना अर्थात आधे व्यंजन का भिन्न अर्थात दूसरे स्वर सहित व्यंजन से अर्थात पूर्ण रूप से जो व्यंजन है उससे मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे एक दो वर्ण होंगे बच्चों अलग अलग, एक वर्ण आधा होगा और एक वर्ण पूरा होगा और उसका मेल होगा बच्चों, तो वो बनेगा संयुक्ताक्षर। उदाहरण देख लीजिए, कुम्हार। यहाँ पर बच्चों म आधा है, ह पूरा है, परंतु म अलग वर्ण है, ह अलग वर्ण है। एक आधा वर्ण अलग और एक पूरा वर्ण अलग, जब इनका मेल होगा तो संयुक्ताक्षर बनेगा। निम्न, म आधा न पूरा। प्रचार, प्रचार में बच्चों प आधा है और र पूरा है, प्रचार। प्रभात, प्रभात में भी बच्चों प आधा है और र पूरा है। अन्य, क्यारी, पश्चिम, त्वचा, महत्व, त्योहार, त्याग, प्यास, प्यारा, स्वागत आदि। अर्थात बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब दो व्यंजन आपस में मिले और वो व्यंजन कैसे होने चाहिए? भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग, और उसमें भी
एक व्यंजन स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो, अर्थात एक आधा व्यंजन हो और एक पूरा हो, और दोनों व्यंजन, दोनों वर्ण अलग-अलग हों। जब वे मिलेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? संयुक्ताक्षर, जिसका मैंने उदाहरण आपको बता ही दिया है, कुम्हार, निम्न, प्रभात, प्रचार, अन्य। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को बच्चों ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही छोटे-छोटे पॉइंट्स के साथ, छोटे-छोटे तथ्यों के साथ, बहुत ही सरल व्याख्यान के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।